नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम मोन्था साइक्लोन के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे साइक्लोन बनने का प्रोसेस क्या होता है और चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इनका नाम कौन रखता है। खैर, ऐसे लेक्चर्स हमने पिछले सालों भी लिए थे, क्योंकि जब चक्रवात आए थे, दाना चक्रवात आया था, उस समय भी हमने इसकी चर्चा की थी। आपको बता दें कि दाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर 2024 में आया हुआ था और उसका नाम जो रखा गया था दाना, तो इसका अर्थ होता था उदारता। इसी तरह मोन्था चक्रवात जो है, इसका नाम है सुगंधित फूल, यानी कि मोन्था का अर्थ हो जाएगा सुगंधित फूल। तो चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चक्रवात यानी कि साइक्लोन, साइक्लोन जो है ना, ग्रीक भाषा के साइक्लोस से बना है, CYCLOS से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। सांप आप देखें ना, जब कुंडली मार के फन काटता है, निकालता है, तो वो जो सांप की कुंडली होती है, उसी तरीके से ये साइक्लोन बनता है, चारों तरफ यानी कि कुंडली मार के बैठ जाना। और ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात क्या होता है? एक गोलाकार तूफान यानी कि सर्कुलर स्टॉर्म होता है, जो गर्म समुद्र के ऊपर बनता है। यानी कि जब समुद्र गर्म हो जाता है तो उसमें बनता है। आपने देखा होगा ना, गाँव में भी देखे होंगे, बवंडर जिसे कहते हैं, बवंडर, छोटे छोटे बवंडर आते हैं और जितने भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं उन सबको उड़ा ले जाते हैं। छोटी मोटी पत्तियां, लकड़ी वगैरह उड़ा ले जाती है और कुछ दूर जाकर खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार चक्रवात जो होता है गोलाकार तूफान होता है, सर्कुलर स्टॉर्म होता है और गर्म समुद्र के ऊपर बन जाता है। अच्छा, ये जो चक्रवात है ना, जमीन पर जब पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवा भी लेकर आते हैं, और ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों, कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मौसम बदला हुआ है और हल्की बारिश हो रही है, और ये इसी चक्रवात का असर है। आपको बता दें कि समुद्र का तापमान जब बढ़ता है, यानी कि समुद्र के तापमान के बढ़ने पर गर्म और नम हवा क्या होती है? ऊपर उठती है। ध्यान दीजिएगा कि गर्म और नम हवा क्या होती है? ऊपर उठने लगती है जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इससे नीचे का जो एरिया होता है खाली हो जाता है और हवा का प्रेशर जो वायु दाब होता है कम हो जाता है। खाली जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवा होती है वहां पे पहुंच जाती है, और ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठने लगते हैं। और जब हवा की नमी के चलते बादल बनने लगते हैं, साथ ही साथ वायुदाब में अंतर के चलते एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान का चक्र बन जाता है, जो धरती के घूमने की वजह से घूमता रहता है। यानी कि जब पृथ्वी घूमती है उसी की वजह से घूमता है। यानी कि इसमें 2 चीज होता है, लो प्रेशर जोन जो आपका समुद्र के गर्म पानी से होकर गुजरता है, और स्टॉर्म सिस्टम हो जाता है। आपको बता दें कि स्टॉर्म सिस्टम के सेंटर्स में एक आई बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो तूफान होता है चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चक्रवात की जो आंख होती है ना, वो वही स्थान होता है जहां पर हवा का दबाव न्यूनतम होता है। स्टॉर्म सिस्टम की स्पीड लगभग 62 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म और 120 किलोमीटर घंटा पहुंच जाए तो स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। यानी कि 62 से बढ़कर 120 अगर पहुंच जाता है तो वो आपका स्टॉर्म साइक्लोन हो जाता है। आपको बता दें कि साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं, क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म का पानी होना जरूरी है। यानी कि समुद्र का पानी जो होता है जब गर्म होगा तभी ये बनेगा, यानी ठंडे प्रदेशों में ये नहीं बनता है। आपको बता दें कि लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी की जो सतह होती है उसके तापमान में 25 से 26 डिग्री के आसपास रहना जरूरी माना जाता है, और इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय इलाके। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंध, जहां पे उष्ण का मतलब होता है गर्म होता है, कटिबंध इलाका हो जाएगा। यानी कि जो गर्म इलाके होते हैं आमतौर पर मतलब उष्ण कटिबंधीय इलाके। देखिए,
उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, ऐसे कई कटिबंधों में पृथ्वी को विभाजित किया गया। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर ये वो आपका भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ ज्यादा पड़ता है और जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता है। आपको बता दें कि 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी से औरतों के नाम पर साइक्लोन के नाम रखे जाने लगे। फिर 1979 से इन्हें पुरुष का नाम भी देने का चलन शुरू हुआ। अटलांटिक महासागर के चक्रवातों के नाम रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की है। इन चक्रवातों के नाम के लिए 6 लिस्ट हैं जो हर 6 साल में दोबारा इस्तेमाल होती हैं। हालांकि हर महासागर के इलाके का अपना विशेष मौसम यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटियोरोलॉजिकल सेंटर यानी कि RSMC होता है, जो उस इलाके में तूफानों की निगरानी और नामकरण करता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में 6 RSMC हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD भी RSMC के 6 सदस्यों में शामिल है। 2000 में संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी ESCAP और WMO ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नाम रखने की एक पद्धति शुरू की। सितंबर 2004 से इस इलाके में तूफानों को नाम देना शुरू हुआ। तब नाम देने वाले 8 देश थे, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। अभी इन 8 देशों ने कुल 64 नाम दिए जो 2018 तक चले। अटलांटिक क्षेत्र की तरह यहाँ नामों की लिस्ट दोहराई नहीं जाती, यानी कि कोई नाम अगर एक बार ले लिया गया तो उसे दोबारा नहीं लिया जाता है। इसी तरह 2018 में इन देशों ने नए नामों की सूची तैयार की, क्योंकि पुरानी लिस्ट के 64 में से सिर्फ 6 नाम बचे थे। इसी साल नाम देने वाले देशों के पैनल में 5 और देश शामिल हो गए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। ये सभी 13 देश अपने नाम की शुरुआत के अल्फाबेट के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में नाम देते हैं, यानी सबसे पहले बांग्लादेश, फिर इंडिया, उसके बाद ईरान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और इसी तरह अन्य देशों का क्रम आता है। अप्रैल 2020 में इन सभी देशों के सुझाए नामों की सूची भी मंजूर की गई है। आपको बता दें कि इन नियमों के हिसाब से ही हर देश का मौसम विभाग अपनी तरफ से नाम देता है। जैसे 7 अक्टूबर 2025 को अरब सागर में जब चक्रवात आया था तो इसका नाम श्रीलंका की तरफ से दिया गया था। उसका नाम था शक्ति पावर, ठीक है, इसलिए उस चक्रवात को शक्ति कहा गया। इसके बाद लिस्ट में थाईलैंड के दिए नाम मोन्था यानी कि MON फिर THA की बारी थी, इसलिए 28 अक्टूबर 2025 को आने वाले तूफान का नाम मोन्था रखा गया, ठीक है। अप्रैल 2020 में मंजूर हुई लिस्ट में सभी देशों ने 13 नाम दिए। उत्तर हिंद महासागर में हर साल आमतौर पर 5 चक्रवात उठते हैं। इस हिसाब से अगले 25 सालों तक लिस्ट में शामिल नामों से ही काम चलता रहेगा। इस लिस्ट में बांग्लादेश ने अर्नब, कतर ने शाहीन और बहार, पाकिस्तान ने लुलू और म्यांमार ने पिंकू जैसे नाम दिए हैं। वहीं भारत ने गति, तेज, मुराशु जो तमिल का एक वाद्य यंत्र है, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, जलाधि और वेग जैसे भारत ने नाम दिए हुए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग चक्रवातों को कोई तकनीकी नाम भी दे सकता है, लेकिन आमतौर पर आसान नाम रखे जाते हैं। इससे वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधन करने और राहत पहुंचाने वाली संस्थाएं, मीडिया और आम लोगों को हर चक्रवात को पहचानने में मदद मिलती है। जागरूकता फैलाना भी आसान हो जाता है। अगर कहीं एक ही इलाके में एक से ज्यादा चक्रवात आ जाए तो कोई उलझन नहीं पैदा होती है। कौन से चक्रवात की बात हो रही है इसे याद रखना आसान होता है। हालांकि नाम रखने का एक क्राइटेरिया होता है, इसके मुताबिक राजनीति, धर्म, संस्कृति या लिंग से जुड़ा नाम न हो, यानी कि ऐसे नाम नहीं होने चाहिए जो राजनीति से जुड़ा हो या किसी धार्मिक समुदाय से जुड़ा हो, संस्कृति से हो, किसी लिंग, जेंडर से जुड़ा हो, किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाला ना हो, बहुत कठोर या अपमानजनक ना हो। नाम अधिकतम 8 अक्षरों का हो और बोलने में आसान हो। नाम के साथ उसका अर्थ, उच्चारण और वॉइस रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। अगर कोई नाम इन नियमों पर खरा नहीं उतरता तो पैनल उसे अस्वीकार कर सकता है। केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी होता है। इसके अलावा यह भी कोशिश की जाती है कि नाम डरावना ना हो। जैसा हमने शुरू में ही बताया कि मोन्था के अलावा कई और भीषण तबाही वाले चक्रवाती तूफानों के नाम उनके विनाशकारी प्रभाव के बिल्कुल उलट रखे जाते हैं, ठीक है, कि नाम से ज्यादा लोग डरे नहीं। समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते हैं। कुछ साइक्लोन ऐसे होते हैं जो
खतरनाक होते हैं। इनमें से जो साइक्लोन धरती की तरफ बढ़ते हैं वही खतरनाक माने जाते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर ही है तब तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर आया, समुद्र से बाहर आया, जमीन पर आया तो वो चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें कई कैटेगरियां होती हैं, लगभग 5 कैटेगरी मानी जाती है। साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन होता है। इनमें जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा माना जाता है, ये थोड़ा कम घातक होता है। इसी तरह जो सीवियर साइक्लोन होता है ये 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होता है और समुद्र में कुछ चीज़ों को ये खतरनाक साबित हो सकता है। जो समुद्र में कोई मछली मारने के लिए गया है, कोई नौका है, नेवी हुआ, इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि जहाज वहाज पलटने में काम कर जाता है। वहीं वेरी सीवियर साइक्लोन होता है जो 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है और ये साइक्लोन अगर जमीन की ओर बढ़ता है तो जान माल का नुकसान बढ़ जाता है। वहीं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन जो होता है ये बेहद घातक होता है। इनमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। सुपर साइक्लोन की जो स्पीड होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किलोमीटर घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में भी कई तूफान आए हैं जो भारत में काफ़ी तबाही मचाए हैं, जैसे कोरिंगा चक्रवात, ये 25 नवंबर 1839 में आया था। ये 20 फीट तक ऊंची लहरों के साथ आगे बढ़ा और आंध्र प्रदेश के कोरिंगा बंदरगाह, गोदावरी डेल्टा, राजमुंदरी में 3 लाख लोगों के मौत का कारण बना था। कलकत्ता में 5 अक्टूबर 1864 में आया था जो हुगली नदी के किनारे सहित कोलकाता तक करीब लाखों लोगों के मारे जाने की इसमें संभावना बताई गई थी। वहीं 31 अक्टूबर 1876 को बंगाल चक्रवात आया था जिसकी लहरों की ऊंचाई 23 फीट आंकी गई थी और ये पश्चिम बंगाल में बाकेरगंज, चटगांव, ढाका जो बांग्लादेश का है तक करीब 2 लाख लोगों के मौत का कारण बनता है। उसी तरह भोला चक्रवात, नाम तो भोला है लेकिन इसने 3 से 5 लाख लोगों की जान ले ली थी, जो 12 नवंबर 1970 को आई थी और ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब जो आज का बांग्लादेश है, 1970 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये अलग ही हो गया था पाकिस्तान से। आंध्र प्रदेश में चक्रवात आया था जो 19 नवंबर 1977 को आया था। ये चिराला, बापटला, मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश के ये इलाके हैं वहाँ पे 50,000 लोगों के मृत्यु का कारण बने थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में हुदहुद 2014 में आया था, उड़ीसा में फनी आया था। देखिए हुदहुद 2014 में आया था, उड़ीसा में फनी आया था, गुजरात में और महाराष्ट्र में ताउते आया था। 2021 जैसे चक्रवातों में हजारों लोग मारे गए। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े चक्रवात आए हैं। मोन्था के बारे में अगर हम बताएं कि भारत में इसका क्या असर पड़ सकता है तो भारत में इसका असर दिखेगा। मैं मोन्था के रूट की भी बात करूंगा, सबको डिटेल में बताऊंगा। बस चैनल से आप जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करिए। मोन्था जो था भारत में पिछले 2 दिनों से असर डालना शुरू किया है। तूफान जब बना है ये तो लगभग आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से इसके टकराने की शुरुआत हुई है, जिसे लैंडफॉल प्रोसेस कहते हैं, जो लगातार चल रहा है। इसने 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और चक्रवात मोन्था के काकीनाडा के दक्षिण में भयंकर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावना बताई गई है। समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, लगभग 16 से 20 फीट की बात की जा रही है और इससे तेज हवाएं चलेंगी, जिससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा के जिलों में इसकी कहीं ना कहीं असर जो है तेजी से दिखाई पड़ेगा। काकीनाडा में समुद्र उफान पर भी बढ़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश में समुद्री लहरों से किनारे घिरे हुए हैं। कई इलाकों में बिजली के पोल भी गिरे हुए हैं क्योंकि स्पीड तेज है। कोनासीमा जिले में एक घर पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के गुजर जाने की खबर निकली है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिससे नुकसान होने की बातें निकल रही हैं। अभी जब तक आप तक हमें सूचनाएं दे रहे हैं तब तक शायद और भी कुछ घटनाएं घटी होंगी। ऐसे रेलवे को काफ़ी दिक्कत हुई है, ठीक है। तो रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत में इसका असर दिख रहा है। अगर आपको बताएं कि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड में भी 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है और महाराष्ट्र वगैरह में बारिश हो रही है, वो आपको पता है। इसकी जो आपको बताएं कि ये जो मोन्था है
जमीन पर पहुंचने के कुछ घंटों या दिनों बाद साइक्लोन आमतौर पर जब कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें गर्म समुद्री पानी से एनर्जी और नमी मिलना बंद हो जाता है। और वहीं कई बार साइक्लोन जमीन में काफी दूर तक सफर करते हैं और अपने साथ तेज बारिश और हवा लाते हैं, जिससे भारी तबाही देखी जाती है। भारत में ज्यादातर इलाके जो होते हैं साइक्लोन बंगाल की खाड़ी की ओर देखे जाते हैं, जो पूर्वी तट पर है वहीं पर आता है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि हिंद महासागर में हर साल आने वाले औसतन 5 साइक्लोन में से 4 बंगाल की खाड़ी और केवल 1 अरब सागर में आता है। तो ये बड़ी बात है। भारत के पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी में 1891 से 1990 तक करीब 100 सालों में करीब 262 साइक्लोन आए, जबकि पश्चिमी तट यानी अरब सागर में 33 साइक्लोन ही आए। इसकी वजह से ये है कि बंगाल की खाड़ी के समुद्र के पानी की तुलना में अरब सागर के पानी का तापमान कम रहता है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन बनते हैं। भारत के समुद्री तट की लंबाई 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इनमें से आपको देखेंगे तो 76% सुनामी के खतरे वाला इलाका बन जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि जो चक्रवात है भारत में जो असर करेगा वो तो करेगा ही। आप देख रहे हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसे करीब कई राज्य हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि बादल छाए हैं, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी बीच में छठ पर्व का त्यौहार था और छठ पर्व में सूरज देखना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक आपदा हैं, और प्राकृतिक आपदा ऐसे होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं निपटना आसान नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भाई प्रकृति से ही हैं और प्रकृति इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता है। उम्मीद है कि मोंथा चक्रवात के बारे में आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त हुई होगी। फिर से याद दिलाना कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।